गुड इवनिंग बच्चों। आपको सॉलिड स्टेट का मैंने बेसिक आइडिया मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में दिया है। तो आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा कि हम फेस कैसे पकड़ेंगे, कॉर्नर्स कैसे समझेंगे, एज कहाँ पर देखेंगे, बॉडी डायगोनल्स कहाँ देखेंगे, फेस डायगोनल कितना देखेंगे। और मैंने आपको बताया था कि बॉडी डायगोनल की जो लेंथ होगी, है ना, जो एज लेंथ मतलब उसकी जो लेंथ होगी वो ए जो है वो √3 ये बताया भी था आपको। इसके बाद फेस पहचाना, नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स, है ना, ये सब मैंने आपको बता दिया था। तो उसी को इमेजिन करके आप प्रॉब्लम को क्रैक करेंगे। जो भी आपसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाएगा तो उसी को बेस मान करके हम क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमारा पिछले वीडियो लेक्चर्स में था ये था कि वन डी लैटिस क्या होता है। तो 1D लैटिस मैंने बताया कि एक एटम दूसरा एटम तीसरे एटम आपस में लगे होंगे और स्ट्रेट लाइन में होंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में सारे एटम होंगे तो उसको हम 1D बोलेंगे। अब इसके बाद आज हम बात करेंगे थोड़ा सा 2D, कुछ एग्जाम्पल भी हैं जो आपको याद करने, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आइडिया। अब यहां पर अगर मैं 2D लैटिस लिया हुआ है, मेरी बात समझना, तो 2D लैटिस में ये तो अगर पॉइंट पॉइंट लगा रखा था तो मैंने सिर्फ 3D की बात करनी थी। तो अब सुनो पहले ध्यान से, अगर मैंने 2D लैटिस लिया हुआ है तो इसके लिए मैं 3 पैरामीटर्स लूंगा। अगर मैं 2D ले रहा हूं तो 3 पैरामीटर्स लूंगा। दो तो आपके डिस्टेंस होंगे, जैसे ए और बी आपके डिस्टेंस मैंने लिखा हुआ है, और तीसरा पैरामीटर है एंगल। राइट, दो आपके डिस्टेंस हो गए ए और बी, दो आपके डिस्टेंस हो गए ए और बी, और अल्फा जो है जो लिख रखा है ये मैंने एंगल लिखा हुआ है। राइट, तो 3 पैरामीटर हो गए, 2 डिस्टेंस हो गए और एक आपका एंगल हो गया। राइट, अब इसके बेस पर जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, पहला देखो, ए लिखा है तो स्क्वायर है, ठीक है, बी लिखा है तो रेक्टेंगल है, सी लिखा है पैरेललोग्राम है, और डी लिखा हुआ है तो मेरा रोम्बस, ठीक है, ई जो लिखा है तो हेक्सागन, ये दिख रहा है आपको। जब हम स्क्वायर की बात करेंगे तो ए की वैल्यू बी के बराबर होगी, यानी कि लेंथ बराबर होगी, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। ठीक है, अब रेक्टेंगल की बात करेंगे तो ए और बी कभी बराबर नहीं होगा, ए और बी कभी बराबर नहीं होगा, और अल्फा जो है 90 डिग्री ही होगा। जब पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा ए और बी बराबर नहीं होंगे, और यहां पर जो है ये 90 डिग्री भी नहीं होगा, 60 डिग्री भी नहीं होगा। सॉरी, रोम्बस की बात, मैंने पैरेललोग्राम की बात की, ए और बी बराबर नहीं होगा और अल्फा जो है हमारा 90 डिग्री भी नहीं होगा। अब अगर हम रोम्बस की बात कर रहे हैं तो रोम्बस केस में ए बराबर बी होगा, ये 90 भी नहीं होगा, 60 भी नहीं होगा। और हेक्सागन जो भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो हेक्सागोनल में ए बराबर बी होगा, अल्फा बराबर 60 डिग्री होगा। जरा इसको नोट करेंगे और हेक्सागोनल पर टिक करेंगे। लिखा बच्चों? अब इसके बाद आओ 3D लैटिस। तो बच्चों 2D लैटिस में हमारे पास 3 पैरामीटर थे, और 3D लैटिस में हमारे पास 6 पैरामीटर होंगे। अगर हम 3D लैटिस में आ रहे हैं तो हमारे पास 6 पैरामीटर है। ए बी सी, ये तो आप जानते हो, डिस्टेंस ये लिखा हुआ है, देखो, है ना, और अल्फा बीटा गामा एंगल। देखो इधर, ये देखो, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये मैंने अल्फा बीटा गामा ले रखा है, यानी अल्फा बीटा गामा ये एंगल है और एबीसी डिस्टेंस है। यहां 6 पैरामीटर है। जब 6 पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे तो हम वर्ड यूज करेंगे 3D लैटिस। राइट, नोट करिए। अब देखो, 6 पैरामीटर्स के बेस पर हमें कुछ क्रिस्टल्स एनसीईआरटी में दे रखा है। अब इसके बाद रिलेशन बिटवीन एबीसी, वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा और यूनिट सेल, राइट, और इसके एग्जांपल। ठीक, क्यूबिक सेल के लिए देखो बच्चों, क्यूबिक सेल के लिए मोस्ट सिमेट्रिकल बोला जाता है, इसको स्टार बनाएंगे। क्यूबिक के लिए मोस्ट सिमेट्रिकल बोलेंगे, और ट्राई क्लिनिक के लिए मोस्ट अनसिमेट्रिकल बोलेंगे, अंडरलाइन करेंगे, खूब पूछा गया है। ठीक, ट्राई क्लिनिक के लिए मोस्ट अनसिमेट्रिकल और क्यूबिक के लिए मोस्ट सिमेट्रिकल बोलेंगे बेटा।
क्यूबिक के लिए एबीसी की वैल्यू बराबर होगी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। और इसके जो एग्जाम्पल होंगे, डायमंड ज्यादा पूछा जाता है, अंडरलाइन लिखा। अब इसके बाद नंबर 2 पर आ जाए टेट्राहेड्रल, यानी कि ए और बी बराबर होंगे, सी बराबर नहीं होगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है आपका कैल्शियम सल्फेट, खूब पूछा जाता है। लिखा बेटा। इसके बाद आ जाओ ऑर्थोरोम्बिक, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही है, इसी की वजह से सब लिखा गया है। ऑर्थोरोम्बिक सबसे ज्यादा पूछा गया है और इसी वजह से पूछा गया है। अल्फा बीटा देखो, एबीसी की वैल्यू कभी बराबर नहीं होगी। ठीक है, और यहां पर अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू 90 डिग्री होगी। और जो एग्जाम्पल पूछा जाता है वो मैच बॉक्स। बच्चों मैच बॉक्स आपसे पूछा गया है। ईटा भी जानते हो, ब्रिक माने ईटा होता है, जो मकान बनाने में काम आता है ईटा, उसका भी ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ये पूछा जा सकता है। ब्रिक भी पूछा जा सकता है। तो मैच बॉक्स तो आपसे कई बार पूछा गया है ना। तो मैच बॉक्स सबसे ज्यादा पूछा गया है और ब्रिक पूछ सकता है आपसे, नोट करो। लिखा बेटा। इसके बाद जरा हेक्सागोनल में आ जाओ। हेक्सागोनल में ए बराबर बी तो होगा लेकिन सी नहीं होगा। ठीक है, और ये दो एंगल है और इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ग्रेफाइट होगा। ठीक, इसके बाद लिखो रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में एबीसी बराबर होंगे। ठीक है, अल्फा और बीटा बराबर होंगे और गामा बराबर नहीं होंगे, 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ठीक, इसका बेस्ट एग्जांपल जो होगा हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होगा और क्वार्ज होगा। ठीक, मोनोक्लिनिक में याद रखना, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में खास बात यह है कि ये दोनों क्या है, हमारे कैंसिल हैं। ए बराबर बी बराबर सी नहीं होंगे दोनों ही केसेस में। और यहां भी एक खास बात है, ध्यान देना, याद करने का लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको। ये भी सारे कैंसिल है, ये भी सारे कैंसिल है। याद करने का मेथड आपको बता रहा हूं बच्चों। ठीक, और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है पोटेशियम डाइक्रोमेट और बोरिक एसिड। ठीक है बेटा, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। किस तरह से जब पूछा जाता है उसकी फीलिंग आनी चाहिए आपको। हम बोल रहे हैं, लिखो इन रोम्बोहेड्रल वैल्यू ऑफ एबीसी, वैल्यू ऑफ एबीसी। पहला लिखो बेटा एबीसी। पहला ऑप्शन लिखो ए बराबर बी बराबर सी। दूसरा लिखो ए बराबर बी नॉट सी। तीसरा लिखो ए नॉट बराबर, ये भी नॉट। ठीक है, और डी लिखो नन। राइट, रोम्बोहेड्रल के लिए कंडीशन देखो बच्चों। रोम्बोहेड्रल क्वेश्चन ऊपर से देखो कौन सा सही है। रोम्बोहेड्रल क्वेश्चन पूछा है, रोम्बोहेड्रल के लिए कौन सा आंसर सही हो गया, ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। इन ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, इन ऑर्थोरोम्बिक रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। ऑर्थोरोम्बिक केस है और सवाल को एज इट इज नोट करो। इसको आप ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, आंसर बताओ कौन सा होगा। बताओ बच्चों, ऑर्थोरोम्बिक देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, कौन सा आंसर होगा, दिख रहा है ये सी वाला। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। ब्रिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्रिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पहला लिखो टेट्राहेड्रल, पहला लिखो टेट्राहेड्रल, दूसरा लिखो ट्राइक्लिनिक, 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 है ना। चौथा लिखो, सॉरी तीसरा, अगला लिखो ऑर्थोरोम्बिक, अगला लिखो मोनोक्लिनिक। ऊपर से ढूंढो ब्रिक किसके साथ दिख रहा है, बताओ बच्चों, मैच बॉक्स के साथ दिख रहा है, टिक करो। एक क्वेश्चन और लिखो, रिलेशन बिटवीन एंगल्स, रिलेशन बिटवीन एंगल्स इन ट्राइक्लिनिक, इन ट्राइक्लिनिक। पहला ऑप्शन अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, दूसरा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ठीक है, तीसरा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और डी लिखो नन, ठीक है, और ये कैंसिल कर दो और ये कैंसिल। बताओ कौन सा आंसर हुआ, कौन सा सवाल पूछा मैंने ट्राइक्लिनिक के लिए, बताओ कौन सा आंसर हुआ, आपको दिख रहा है, दिस वन सी। तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछता है, ठीक है, इस तरीके से आपसे सवाल पूछता है बच्चों, ठीक, नोट करो फटाफट। लिखा बच्चों। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डालो यूनिट सेल। क्या लिखोगे, यूनिट सेल, हेडिंग डालो यूनिट सेल, बेटा लिखो यूनिट सेल। तो अब देखो यूनिट सेल क्या होता है, ध्यान सुनो बच्चों। जब कोई मकान बन रहा होता है, जब कोई मकान बन रहा होता है तो उसका एक पार्ट होता है, छोटा पार्ट होता है ईंटा, है ना, और ईंटे को बराबर रेगुलर मैनर में उसको रखा जाता है, रेगुलर अरेंज किया जाता है, ठीक है ना। तो उस मकान का एक छोटा सा यूनिट ईंटा है और उसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। तो किसी एक क्यूबिक का सबसे छोटा पार्ट जो होगा उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट सेल। लिखो, इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द, it is the smallest portion of the, it is the smallest portion of the space lattice, and it gives entire structure, and it gives entire structure of the solid, comma, it is known as unit cell, right? Next line से, unit cell are of following types, unit cell are of following types, ठीक है, unit cell are of following types। नंबर 1 लिखो, नंबर 1 सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, SCC, राइट, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बच्चों ये हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से हमने ड्रॉ किया, ध्यान से देखो, ये ड्रॉ करना मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है, ये ड्रॉ करना मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है ना बच्चों, ये हमने सिखाया आपको। ये हमारा हो गया क्यूबिक, ठीक, और 8 कॉर्नर पर हमारे एटम का अरेंजमेंट है ये, राइट। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्या बोलते हैं, बताओ क्या लिखा है,
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। लिखो, बनाओ जरा फटाफट। लिखा बेटा? लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, राइट? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम है ना, पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। इसको निकालने का तरीका देखो, इसको हम जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ यूनिट पर, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, इसको निकालने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले कितने, देखो कितने कॉर्नर्स, ठीक है, इनटू कंट्रीब्यूशन। क्या? कंट्रीब्यूशन, राइट? कंट्रीब्यूशन ऑफ किसका? एटम का। तो मेरे पास कितने कॉर्नर्स हैं भाई? कितने कॉर्नर में लिखवाए? 8, और कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/8, राइट? तो कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ? 1। नोट करो। लिखा बच्चों? लिखा? नंबर 2 लिखो, बच्चों नंबर 2 लिखो, बॉडी सेंटर्ड, है ना, यूनिट सेल। शॉर्टकट में बोलेंगे BCC। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल लिखो, है ना। इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल 8 corners and one body center is present। 8 तो कॉर्नर हो गया और 1 क्या हो गया? बॉडी सेंटर। ठीक है बच्चों, 8 क्या हो गया? कॉर्नर। 1 हमारा हो गया, 8 हमारा कॉर्नर, 1 हो गया हमारा बॉडी सेंटर। पहले इसको ड्रॉ करो, ये हमारा हो गया बॉडी सेंटर। नोट किया? नेक्स्ट लाइन से लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड इट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट एज वेल एज बेरियम। अब देखो इस केस में नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ एटम, ठीक है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, अगर हमें ये निकालना है, ठीक है बच्चों, सुनना ध्यान से, यानी कि कॉर्नर वाला तो रहेगा ही, रहेगा, ठीक है ना। तो कॉर्नर वाला कंट्रीब्यूशन तो रहेगा ही। तो ये हमारा क्या हो गया? ध्यान से सुनना, ये हमारा क्या हो गया? ये कॉर्नर हो गया, ठीक है, और एटम उसका कंट्रीब्यूशन प्लस बॉडी सेंटर कितना हो गया भाई? 1 क्या हो गया? हमारा बॉडी सेंटर। क्या हो गया बच्चों? ये हो गया हमारा बॉडी सेंटर, राइट? तो समझना ध्यान से, कितना हो जाएगा बताओ? 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो याद रखना, BCC के लिए Z बराबर कितना होता है? 2। BCC के लिए Z बराबर कितना होगा? 2। याद रखना बच्चों, ठीक है। नोट करो इसको फटाफट, स्ट्रक्चर बना लो। अच्छा, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं इसमें कि टोटल लैटिस पॉइंट कितना है, अगर मैं ये पूछता हूं कि टोटल लैटिस पॉइंट बताइए मेरे को, ठीक है, अगर मैं टोटल लैटिस पॉइंट पूछ रहा हूं उस केस में, तो कितना होगा भाई लैटिस पॉइंट? तो 8 तो कॉर्नर हो गया, 1 बॉडी सेंटर हो गया,
टोटल कितना हो गया 9। ठीक, यही तो होगा लेटेस्ट पॉइंट। ठीक है बच्चों, नोट करिए फटाफट। नंबर 3 लिखो, फेस सेंटर नंबर 3 लिखो, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC है ना। तो लिखो, इन FCC atoms are present at corners as well as at faces। ठीक, तो फेस कितना होता है 6। ठीक होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन से लिखो, ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखो, नंबर ऑफ एटम, नंबर, अच्छा एक स्ट्रक्चर और बना लो, बना सकते हो फेस पर। पहले इसको ड्रॉ करो फटाफट। फेस तो बना ही सकते हो ना, 1 2 3 4, देखो एक यहां, एक आगे एक पीछे, 2 ये हो गया, 2 ये कितना हो गया, 3 ये 4 5 और ये 6। ठीक हो गया बेटा। अब लिखो, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो FCC में क्या हो जाएगा, कॉर्नर पर 8 और फेस पर 6, राइट। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो इसमें मैंने क्या बताया कि भाई पहली बात तो देखो ध्यान से, कॉर्नर पे कितना, कॉर्नर, ठीक है, प्लस फेस। अब कॉर्नर केस में आ जाओ, कॉर्नर में क्या, 8 एटम और उसका कंट्रीब्यूशन 1/8, ठीक है, प्लस आ जाओ, फेस में आ जाओ, फेस में देखो 6 एटम और उसका कंट्रीब्यूशन। ठीक, ये हो गया। अब ये रिजल्ट कितना आ रहा है, ये रिजल्ट 1 आया और रिजल्ट ये कितना आ रहा है 3, तो याद रखो 4, कितना आ गया 3 + 1 4। तो जब भी हम FCC की बात करेंगे तो इस केस में Z बराबर हमेशा कंसीडर करोगे कितना, 4। कितना कंसीडर करोगे, 4। अगर बेटा जी मैं आपसे कहता हूं, पहले इतना नोट करो, नोट किया, नोट कर पहले इतना। नोट किया बच्चों। अगर मैं क्वेश्चन ये कहता हूं, है ना, अगर मैं क्वेश्चन ये कहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, अगर मैंने ये कह दिया इस केस में कि भाई टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट मैंने पूछ लिया बच्चों, अगर टोटल नंबर लैटिस पॉइंट पूछ लिया, ध्यान सुनो पहले, तो 8 तो कॉर्नर हो गए, दिख रहा है आपको, 6 फेस हो गए, तो 8 तो कॉर्नर हो गए, 6 फेस हो गए, तो टोटल कितना हो गया 14। नोट करो। तो ये चैप्टर फुली इमेजिनेशन पर बेस्ड है, आपको बस जो जैसे मैं आपको मेथड बता रहा हूं उस तरीके से इमेजिन करते हुए चलेंगे सिस्टमैटिक वे में। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं, बहुत धीरे धीरे, ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। उसी में सब कुछ गास्ता पास्ता रहूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो हर चीज को धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूं और एक एक चीज को आप सिस्टमैटिक समझते चलिए।